आज डिस्कस कर रहे हैं अस्थमा। सबने सुना है अस्थमा, दमा, अस्थमा, ये दमा, दमा को अस्थमा, अस्थमा, ठीक है। अस्थमा होता है, अस्थमा इज क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे। द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज एन इंक्रीज इन एयरवे। आवाज नहीं है, म्यूट कर लो अपनी तरफ से सब। Asthma is a chronic inflammatory disorder of airway. The chronic inflammation cause an increase in the airway hyperresponsive that leads to recurrent episode of wheezing, breathlessness, chest tightness, cough, particularly at night or early in the morning. अस्थमा क्या है? एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी की बीमारी या डिसऑर्डर या डिजीज है जो कि एयरवे से संबंधित होती है, ठीक है। एयरवे की इन्फ्लामेशन होता है। इसमें जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जैसे ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई अपन ने डिस्कस किया लंग्स में। ब्रोंकाई जो होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की जो स्थिति होती है, ठीक है। नॉर्मल ब्रोंकाई के बाद उसमें कंजेशन हो जाता है। कंजेशन में जैसे इन्फ्लामेशन की वजह से या अदर इरिटेंट सब्सटेंस की वजह से, लाइक स्मोकिंग, ये सब चीजें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एयरवे जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। हाइपर रिस्पॉन्सिव मतलब सांस जो है वो जल्दी जल्दी लेना, सांस सांस फूल गई, जैसे रनिंग करने के बाद जो स्थिति होती है, आदमी जल्दी जल्दी अपनी ब्रीथिंग करता है, ऐसी स्थिति इसमें क्रिएट हो जाती है। उसको कहते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। दैट लीड्स टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ व्हीजिंग। व्हीजिंग होता है एक विसिल साउंड। वो सांस लेते समय कभी कभी आवाज आती है, जैसे कोल्ड हो जाता है ना, कोल्ड हो जाने के बाद नीजल कंजेशन होने के बाद जो आवाज आती है, दिस इज कॉल्ड व्हीजिंग साउंड, जो विसिल टाइप। ब्रीथलेसनेस मतलब सांस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, कफ होता है। और ये ज्यादातर पेशेंट्स में नाइट में या अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। देन फिर आते हैं इसके, ये होता है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। समझना, कर्सर दिखाई दे रहा है, ये हो गया नॉर्मल एयरवे। जैसे एयरवे ये कह लो या ब्रोंकाई कह लो, ठीक है ना, या ब्रोंक्यूल्स कह लो, ये नॉर्मल है। इसमें क्या है कि एयर का आना और जाना नॉर्मल तरीके से होगा, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कहीं भी रुकावट नहीं है। अगर यही चीज अपन ये ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स में देखें, जब अस्थमा का अटैक आता है या अस्थमा वाली जो सिचुएशन होती है, ब्रीथलेसनेस होती है, तब जो एयरवे है या ब्रोंकाइज है वो इस तरीके का हो जाता है, जिसमें म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस के बाद जो एयर वॉल है वो मोटी हो जाती है, थिकन हो जाती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और ये एकदम वैसा हो जाता है, नैरो, छोटा, नैरो इन द सेंस छोटा, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस होती है कब, जब अस्थमा का अटैक या अस्थमा वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ से? नॉर्मल ये और अस्थमेटिक ये। देन फिर अपन चीज आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल लंग्स है। ये सबसे ऊपर नॉर्मल वाला देखो, नॉर्मल लाइनिंग, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस। और ये हो गया आपका एयरवे अस्थमेटिक लंग्स में। अस्थमा वाला पेशेंट जो होगा उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें कि एयर का एक्सचेंज में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो लंग्स को ज्यादा एयर चाहिए होती है, तो वो ब्रीथलेसनेस हो जाता है या हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। नेक्स्ट चीज है आपका इंसिडेंस छोड़ो, किन किन चीजों से अस्थमा ट्रिगर होता है या अस्थमेटिक चीजें जो अस्थमा का अटैक है वो आता है। स्ट्रेस हो गया, एंगर हो गया, तनाव, गुस्सा, पॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ओडोर मतलब कोई भी बदबू, स्मोकिंग, डस्ट की वजह से हो जाता है, कभी कभी फंगस की वजह से हो जाता है, ठंडी हवा की वजह से, केमिकल की वजह से, बग और जो छोटे मोटे क्रॉकरोच रहते हैं, बग इन द होम,
पॉलन मतलब डस्ट, पॉलन मतलब वही होता है कि जो पेड़ पौधों पर धूल जमी होती है बहुत दिनों से, एक्सरसाइज की वजह से, कभी कभी एनिमल्स या पेट, ये सब इसके अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं, मतलब जो अस्थमा को प्रमोट करते हैं या इससे हो अस्थमा, इन सब चीजों से अफेक्ट होता है। इसके बाद है ट्रिगरिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब एनिमल है, एनिमलों पे जैसे क्या है, धूल मिट्टी जमी होती है, ठीक है, ये एलर्जी इनसे हो जाती है किसी किसी को। इसके बाद कई लोगों को घर में जो पुरानी धूल जमी होती है उनसे एलर्जी होती है, या उससे एलर्जी होती है। कॉकरोच से एलर्जी होती है। पोलन, पोलन भी पेड़ पौधों पर जमी हुई धूल या पुरानी धूल मिट्टी से ही है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इन द सेंस जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है आसपास, या कोई ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह है जहां से धुआं जो है वो निकल रहा है, ठीक है। परफ्यूम वगैरह से भी इस्तेमाल हो जाता है। हाँ जी। इसके बाद वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे जिसमें साइनसाइटिस है, एक्सरसाइज है, कोल्ड है, ड्राई है, स्ट्रेस है। कुछ ड्रग्स है जिसमें एस्पिरिन, एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, ये सब चीजें स्ट्रेस में लेने की वजह से और इसमें अस्थमाटिक होने के चांसेस होते हैं। देन है आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल मतलब ऐसी व्यापारिक जगह जहां पर अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, जैसे मेटल साल्ट हो गया, कहीं लकड़ी एंड वुड वेजिटेबल, कहीं जैसे लकड़ी का वो होगा ना कारखाना या फैक्ट्री जिसमें लकड़ी कटती हो, तो वहां पे धूल मिट्टी से वो उससे हो जाता है। वेजिटेबल सब्जियों पर जो धूल मिट्टी है उससे। कोई ऐसी इंडस्ट्री फैक्ट्री है, वहां पर जो केमिकल्स या प्लास्टिक वगैरह प्रोड्यूस होती है, बनते हैं, उनमें होने की। फूड एडिक्टिव, कई सारे फूडों की वजह से। कई में गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज हो जाती है। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज क्या है कि जब खाना खाते हैं तो जब खाना ईसोफेगस से नीचे जाता है, अब्डोमेन में, स्टमक में, सॉरी, तो वहां पर एक बाल्व लगा होता है, जैसे वॉमिट होती है, वॉमिट, तो वॉमिट में क्या है, ईसोफेगल और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है। वो क्या, खाना अपन ईसोफेगल से स्टमक में जाएगा, तो वो अगर वाल्व है ऊपर रह गया तो उसमें कभी कभी वॉमिट ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, वॉमिट जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो वो GRD बोलते हैं उसको शॉर्ट में, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। नेक्स्ट है इसमें आपके कितने टाइप्स के अस्थमा होते हैं। तो इस अस्थमा के मेजरली तो वैसे दो ही होते हैं, सॉरी मेजरली तीन होते हैं, जिसमें एक हो गया आपका एलर्जिक अस्थमा, उसको दूसरा नाम जो है वो एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक दूसरा होता है नॉन एलर्जिक, और एक होता है मिक्स्ड, मतलब दोनों मिला के, एलर्जी और नॉन एलर्जी मिला के। इसमें अपन अस्थमा में पहला देखे एलर्जिक अस्थमा, तो एलर्जिक अस्थमा क्या है, when the symptoms are induced by hyperimmune response to the inhalation of a specific allergen। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी। हाँ भाई, कल हो गया था ना, 500 रुपीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ अस्थमा पे आते हैं। एलर्जिक अस्थमा, एक्सटेंसिव अस्थमा, when the symptoms are induced by the hyperimmune response to the inhalation of a specific allergen। कोई ऐसी चीज, मतलब एलर्जिक अस्थमा क्या है, तभी होगा जब कोई एलर्जी वाले सब्सटेंस से अपन टच में आएंगे, जैसे कि कोई धूल है, मिट्टी है, ठंडी हवा है ना, ऐसे सिचुएशन जब होगी जिससे भी एलर्जी है। जैसे एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि तीन चीजों से दूर रहना है अगर अस्थमेटिक अटैक आपको नहीं चाहिए। जिसमें बोल दिया उसने कि एक तो जैसे जैसे धुआं है, धुआं में सिगरेट स्मोकिंग या आसपास जो कोई सिगरेट पी रहा है तो उससे दूर रहना है। अगर कोई सिगरेट से नहीं, धूल से है, तो धूल भरी माहौल से दूर रहना है। कोई कहता है कि ठंडे पानी से या ठंडी हवा से दूर रहना, ऐसी चीजों में। तो ऐसे ऐसी चीज टच में आने के बाद जो अस्थमेटिक अटैक आता है वो एलर्जिक अस्थमा हो गया, जिसमें टाइप
वन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ आईजीई। आईजीई क्या होता है? एक एंटीजन टेस्ट, एंटीजन होता है, ठीक है ना। अब इसको जैसे चेक करने के लिए क्या है कि आईजीई नॉर्मल, आई थिंक जो उसकी वैल्यू रहती है वो 200 होनी चाहिए। अब कई सारे लोगों को अगर उसका लेवल ज्यादा हो गया तो वो बताता है, दर्शाता है कि एलर्जी है, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया एलर्जिक या एक्सट्रिंसिक अस्थमा। नेक्स्ट है आपका नॉन एलर्जिक, ऐसा अस्थमा कि विदा एलर्जी की भी उसको एपिसोडिक या सॉरी अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, जिसमें दिस टाइप ऑफ अस्थमा ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट इन द एयर दैट आर नॉट रिलेटेड टू एलर्जी। ऐसी चीजों से, मतलब हवा हवा से ही या नॉर्मली तौर पर ही किसी को अस्थमेटिक अटैक आ जाता है, अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, जिसमें एलर्जन या एलर्जी करने वाले काले कारक शामिल नहीं है। वो जो सिचुएशन है वो नॉन एलर्जिक अस्थमा कहलाती है, या उसका दूसरा नाम जो है वो इन इंस्ट्रक्शन अस्थमा भी होता है। इसके बाद है दिस इरिटेंट स्टिमुलेट पैरासिम्पटोमेटिक नर्व फाइबर इन द एयरवे कॉजिंग ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इसमें क्या है कि जो इरिटेंट है, इरिटेंट क्या हो गया? ऐसा कारक जिससे एलर्जी, एलर्जन नहीं है, एलर्जन और इरिटेंट अलग अलग चीजें हो गई। ऐसा कारक जिससे अस्थमा हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि मान के चले अपन, जब ऐसा ट्रिगर या कारक या कॉज जब टच में आएगा तो ऐसी स्थिति में जो ब्रोंकाई है या एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब नैरो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अस्थमा का अटैक जो है वो ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा क्या होता है कि एलर्जी से भी हो रहा है और आपका नॉन एलर्जी भी हो रहा है। मिक्स्ड अस्थमा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा। ज्यादातर लोगों में यही पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कफ वेरिएंट, मतलब दिस डज नॉट हैव द क्लासिक सिम्टम ऑफ अस्थमा सच एज व्हीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब उसमें साउंड नहीं आता, आवाज नहीं आती सांस लेने पे, आवाज नहीं आने के बाद शॉर्टनेस, डिस्निया नहीं होता, करेक्टर वन सिम्टम परसिस्टेंट ड्राई कफ, ओनली उसको कफ होता है, खांसी होती है, ठीक है, सूखी खांसी, तो उसको कफ वेरिएंट अस्थमा कहा जाता है। इसके बाद है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ने के बाद, जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद अस्थमेटिक एपिसोड आना या अस्थमेटिक अटैक आना, दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। देन है आपका नॉक्चुरल अस्थमा। नॉक्चुरल अस्थमा कैरेक्टराइज सिम्टम्स टू गेट द वर्सन एज नाइट, नाइट में बहुत ज्यादा स्थिति अस्थमेटिक अटैक आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है या व्हीजिंग साउंड। कभी कभी दिन में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो वो नॉक्चुरल अस्थमा। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब इंड्यूस बाय ट्रिगर दैट एग्जिस्टेड पर्सन वर्क प्लेस इंक्लूड टेक्सटाइल, फार्मिंग एंड वुड वर्किंग। जैसे कि बताया कि जैसे लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, कारपेंटर, लकड़ी जब मशीन से काटते हैं तो वहां से धूल निकलती है, धूल को इनहेल करते हैं, तो उसके बाद ऐसी जगहों पर काम करने वाले वर्क ऑक्यूपेशनल, देखा कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, टायर की फैक्ट्री है, उसमें काम कर रहा है, तो टायर की फैक्ट्री में क्या धुआं निकलेगा। ऐसी जो सिचुएशन है वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा में आती है। इसके बाद है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है। तो उसमें होगा व्हीजिंग, व्हीजिंग में जैसे विसिल साउंड, डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ, कफ, चेस्ट टाइटनेस, एक्सपायरेशन में भी प्रोलोंग, सांस लेने में जो दिक्कत है वो लंबे समय तक है। सीक्रेशन में भी व्हाइट, जो कफ के बाद जो सीक्रेस आता है, म्यूकस आता है, वो व्हाइट होगा, थिक हो सकता है। टेनिटियस मतलब दृढ़ गाढ़ा हो सकता है। जेलेटेनियस मतलब पतला हो सकता है। ये इस तरह के जो है लक्षण किसी पेशेंट में है तो वो अस्थमा को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक स्टडीज। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या स्टडीज में अपन जाके देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है कि पुराने किसी फैमिली में या लोगों में, या वो कैसी जगह पे काम करता है, कैसे माहौल में रहता है, किस चीज से एलर्जी है, तो ये हिस्ट्री उसको ली जाएगी। उसके बाद उसका पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन,
PFT होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स का एक टेस्ट होता है पल्मोनरी, उसमें लंग्स की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, जो रेस्पिरेशन या एक्सपायरेशन की जो फ्लो रेट है उसको चेक किया जाता है। चेस्ट का एक्सरे, एबीजी एयर ब्लड गैसेस टेस्ट या ऑक्सीमेट्री जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ब्लड में। एलर्जिक स्किन टेस्टिंग, मतलब कोई किसी चीज से एलर्जी है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए स्किन टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि वही जो अपने ट्यूबर प्रोसेस में एक अलग टेस्ट था उसी को करते हैं। स्किन में एक पर्टिकुलर इंजेक्ट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है रेडनेस वगैरह होने पे। ये जो इमेज है ये एलर्जी स्किन टेस्ट ही है, यहाँ पे देखा है हाथ पे, ठीक है ना, रेसेस अगर हुए, इंजेक्ट किया स्टेरॉइड सस्पेक्टेड एलर्जन, और वो उसको वहां पे देखा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो आपका एलर्जी है। इसके बाद है ब्लड लेवल ऑफ एसिनोफिल्स एंड आईजीई। एसिनोफिल के आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट ये चीजें होती है, ब्लड के सब्सटेंस होते हैं, उनका एक है, तो उसमें आईजीई और एसिनोफिल के टेस्ट किया जाता है अवेलेबिलिटी और उनकी काउंटिंग को लेकर, या कितने वो एक्टिव हैं। देन है आपका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस में अपन बात करें क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं अस्थमा में। रिब्स जो है, पसलियां जो है, वो फ्रैक्चर हो सकता है। निमोथोरक्स हो सकता है, एक डिजीज ही है। एटिलैक्टेसिस हो सकता है, ये भी एक डिजीज है जिसमें कि मोस्टली बच्चों में पाई जाती है। निमोनिया और स्टेटस अस्थमेटिकस, ये इसके कॉम्प्लिकेशन से जटिलताएं हैं, मतलब किसी पेशेंट को अगर अस्थमा है तो ये होने के भी चांसेस हैं। देन है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में उसको क्या देंगे अपन, ट्रीटमेंट। पेशेंट को ट्रीटमेंट में अस्थमा का एक, ये इसको शायद आसानी रहेगी, अस्थमा लिखा, अस्थमा से ए से हो गया एड्रीजर्निक, ब्रैकेट में बीटा 2 एगोनिस्ट, ये मेडिकेशंस है ना, दवाइयां हैं। इसके बाद एस से है स्टेरॉइड, टी से है थियोफाइलिन, एस से है हाइड्रेशन जिसमें आईवी है, हाइड्रेशन फिफ्थ कर लो। इसके बाद एम से है मास्क O2, मास्क O2 मतलब ऑक्सीजन थेरेपी उसको पेशेंट को देना। इसके बाद है ए से एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक। नेक्स्ट है आपकी ड्रग थेरेपी, ये याद कर लेना है ना, मेजरली ये हो गया अस्थमा का, एड्रीजेनिक स्टेरॉइड, थियोफाइलिन, हाइड्रेशन, मास्क O2 या मास्क थेरेपी, और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट है आपका ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन, लंबे टाइम के लिए जो ड्रग मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, तो एयरवे में इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ब्रोंकोडायलेटर है। लॉन्ग एक्टिव बीटा एडिजेनिक एगोनिस्ट, थियोफाइलिन। उसके बाद क्विक रिलीफ, अगर ज्यादा अटैक है तुरंत आराम चाहिए, ये तो हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लामेशन घटाएगा तब ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे अस्थमेटिक अटैक आया, तुरंत कुछ चीज ब्रोंको डायलेटर। इसके बाद शॉर्ट एक्टिंग इनहेलेशन, जो इनहेल करते हैं ना पंप से, उसमें बीटा एड्रीजेनिक एगोनिस्ट होता है। एंटीकोलिनर्जिक होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये मेडिकेशन है। इसके बाद है आपका क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये इसमें लिख सकते हैं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द एक्सपायरेशन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे उसमें काम आएगा, है ना। बाकी इसको अपन शेयर करेंगे तो उसमें से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।